नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा की बयान को लेकर, अलग-अलग बातों को लेकर वो अपनी स्टेटमेंट जारी करते नजर आए कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, सबके साथ बातचीत होना भी जरूरी है। लेकिन उस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी ऑल पार्टी मीट आज बुलाई गई थी और उसमें भी दिखाएंगे किस तरह से आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उसके बाद कैंडल मार्च यहाँ पर युवाओं की तरफ से निकाला जा रहा था, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की है। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, सबसे पहले तो एलजी मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर किस तरह से युवा रहा और फाइनेंस अकाउंटेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो एपटेक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और भी कई स्टेटमेंट्स जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जारी की गई। क्या कुछ रहा? देखिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू में थे और जम्मू में उन्हें जू का दौरा किया। जम्मू जू में जो काम हो रहा है उसकी उन्हें जानकारी हासिल की और उन्हें उस हवाले से दिशा निर्देश जो है वो वहाँ स्पॉट भी दिए। तवी का उन्हें जो तवी बैराज है या तवी प्रोजेक्ट है उसका भी उन्हें मुआयना किया और तवी दरिया के किनारों पे भी उन्हें एक चक्कर लगाया, शहर का भी चक्कर लगाया उन्हें और तवी प्रोजेक्ट के हवाले से भी जानकारी की और दूसरे प्रोजेक्ट से जो जम्मू में दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी ली उसने। और साथ साथ में उसने कड़े शब्दों में आज जो ब्यूरोक्रेसी है और स्पॉट जो लोग वर्किंग लोग हैं, जो ऑफिशियल वर्किंग ऑफिशियल थे, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं उनको ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी कि इस तरह से काम बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए हमें सख्त जो है इकदाम उठाए जा सकते हैं। तो एक तरह से वो आज नाराज ही दिखाई दिए। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो काम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार ने जो एक ले पकड़ रखी है उसमें वो नाराज दिखाई दिया, उस तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को सख्त अल्फाज में आज इस्तेमाल भी किए। लेकिन एक चीज हमने उससे कह सकते हैं कि जब वो वहां मीडिया से मिले तो मीडिया ने उनसे साफ जाहिर है जम्मू में आज बंद था, वो बंद का हवाला देते हुए इनकम टैक्स की बात थी कि इनकम टैक्स को लेकर बंद था जम्मू में, तो इसको लेके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा गया कि इनकम टैक्स बंद है तो उसका क्या है, किस तरह से है। जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों भी इनकम टैक्स को लेकर खुलासा किया था कि इनकम टैक्स कितनों को भरना है, किस तरह से भरना है। आज एक बार फिर उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर बात की और इससे इनकम टैक्स में उसने एक बात आज ये कही, उन्होंने आज अम्बाला की बात की कि अम्बाला शहर में किस तरह का है, कह सकते हैं कि अम्बाला का हवाला दिया और फिर जम्मू के रेडी फरोशों की बात की। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेडी फरोशों से कहीं पे, लेकिन एक चीज उन्होंने बताई कि रेडी फरोश 4-5 हजार रुपया सालाना जो है म्यूनिसिपलिटी को देते हैं कि जो उनका रेंट वगैरह होता है। तो अगर रेडी वाला 4-5 हजार रुपया सालाना टैक्स भर सकता है तो कमर्शियल वाला क्यों नहीं भर सकता है, ये उन्होंने जम्मू में हवाला दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी आम नागरिक को लगता है कि इससे उसका नुकसान होगा या वो नहीं कर सकता है तो सरकार ने जो है अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पोर्टल भी है और सरकार बातचीत के सारे दरवाजे इसमें खोल सकती है, खोल चुकी है और बातचीत की जा सकती है। इसको प्रोज एंड कॉन जो है इसके इनकम टैक्स को देखे जा सकते हैं। और साफ जाहिर बड़ा मुद्दा जो एपटेक का मुद्दा इस वक्त जम्मू में है, इस सरकार साल का तीसरा महीना चल रहा है और साल के तीसरे महीने में तीसरा बड़ा मुद्दा है। हर महीने सरकार को किसी न किसी मुद्दे पे पब्लिक रिजल्टमेंट देखनी पड़ती है, तो ये तीसरा मुद्दा जो है ये जो एपटेक का मुद्दा है, इस पे भी मीडिया ने सवाल पूछा तो इसका जवाब उन्हें सीधा दिया कि न्यायालय में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इस पे कोई टिप्पणी करना ये एज ए स्टेट के हेड की अच्छी बात नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो उस पर उन्हें कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त उन्हें विकास के हवाले से जिस तरह भी खबरें निकल के आ रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी बड़ी खबरें आ रही है कि एक तरह से जो 50,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस इन्वेस्ट को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। तो ये सारी बातें जो है आज उनके सारे दौरे के दौरान नजर में थी। सर, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर बात कर लेते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देश का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, चुनाव बहुत जल्दी होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो बात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जंग जैसे माहौल दिख रहे हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो काफी डरे हुए हैं। इस तरह से कई आरोप यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगाए हैं और उसके बाद एमवाई तारिगामी भी आते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत दबाने और यहाँ पर कई तरह के जो आवाज है वो दबाने की कोशिश की गई। कई तरह के आरोप जो है वो आज लगाए गए। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, ऑल पार्टी मीट तो था लेकिन पीपल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। उस बीच में डीएपी के कोई नहीं था और अपनी पार्टी को भी कोई न्योता नहीं दिया गया था। ओवरऑल किस तरह देखिए, से देखते हैं? अपनी पार्टी को ऑल पार्टी मीटिंग में न्योता नहीं था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बुलाया नहीं गया था, आजाद को खातिर में लाया नहीं गया था। हम तीन ही शब्दों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तीनों के बारे में चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पिछले काफी दिनों से एक स्टैंड है
और अगर आज इन पार्टीज को न्योता आ जाता तो ये सीधी सी बात है, उनका एक बड़ा सवाल होता, क्योंकि अपनी पार्टी के बारे में या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में या आजाद के बारे में तीनों को बताते ही गुपकार अलायंस वाले लोग कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो जब बीजेपी की ए टीम को नहीं बुलाया गया था तो इन टीम को न्योता देना बैल मुझे मार वाली बात होती अगर गुपकार अलायंस को न्योता दे देती, और ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जितनी भी दूसरी पार्टियां वो सब इसमें बुलाई गई थी, और फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें की उसमें, अब वो दिल्ली जाने की जो तैयारी की है, दिल्ली में सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोजिशन से मिलने की, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जो जाएंगे, बाकी में अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोगों का राय रहती है कि जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो केंद्र के दबाव में रहती हैं, और केंद्र अगर किसी चीज को उनको मशवरा ना दे दे तो फिर वो नहीं, अगर केंद्र के मशवरे के खिलाफ भी वो लोग इलेक्शन कमीशन गए तो ये एक बड़ा सरलीकरण होगा, एक बड़ी तब्दीली होगी। इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया है कि जम्मू कश्मीर में वो हालात का इंतजार करें, वो वाकत जो हालात है वो बेहतर हो चुके हैं, मौसम भी जैसे बेहतर होगा तो इलेक्शन का हो सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के जो पाले में जो बाल डालने वाली बात हो जाएगी, ये सरकार के लिए या ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर ये लोग दिल्ली जाते हैं और इलेक्शन कमीशन जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसके बाद जवाब क्या देगा, वो इलेक्शन कमीशन जाहिर बात है गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखेगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो बताओ जम्मू कश्मीर का, मौसम का हाल बताओ। तो सिक्योरिटी सिनेरियो में गृह मंत्रालय बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके साथ साथ गृह मंत्रालय ये भी बता रहा है कि मौसम में आज अब तो मार्च शुरू हो चुका है, सब कुछ हरियाली हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, तो मौसम लेकिन जब आपने देखा था कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कह दिया था कि बिल्कुल अच्छे से हम तैयार हैं, हम कर ली है ग्राउंड पर, सिर्फ एमएचए की तरफ से एक स्टेटमेंट आनी बाकी है जिसमें वो हमें क्लियरेंस देंगे और उसके बाद हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर एमएचए पर अब कहीं ना कहीं सुई जो है वो अटकती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि अगर ये लोग दिल्ली जाते तो फिर क्या कोई प्रावधान या फिर जिस तरह से कोई खबर आ सकती है सुनने को कि यहाँ पर चुनाव जो है वो होंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा भी गया था कि अप्रैल और मई के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन डेट नहीं बताई गई, साल नहीं बताया गया कि कौन से अप्रैल और मई। देखिए इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में इलेक्शन कमीशन के पाले में जब गेंद आती है, बाल पड़ती है, तो फिर उसके पास आगे पीछे दाएं बाएं जाने का कोई मौका इस टाइम नहीं बच सकता, क्योंकि सारा जो एटमॉस्फेयर है वो इलेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर है, कंजेस्टिव एटमॉस्फेयर है। तो सारे के बीच में इलेक्शन कमीशन किस तरह से बैकफुट पे जा सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन कहीं बैकफुट पे जाता है तो अगर चुनौती आ जाती है कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस मामले को लेकर, बड़ा मामला हो जाएगा। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें छोटी सी एक स्टेट के लिए, एक यूटी के लिए इलेक्शन कमीशन अगर कोई ऐसा फैसला लेता है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, छवि के लिए अच्छी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को फिर चुनाव कराना ही पड़ेगा। अगर गुपकार अलायंस के लोग, माफ कीजिएगा, अगर ऑल पार्टीज के लोग इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहां प्रस्ताव रखते हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं और बताते हैं कि आइए बाबा हमारा क्या हाल है, हमारा क्या करोगे, तो फिर बहुत परेशानी आ सकती है। और ये ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर में चुनाव के हवाले से। अब उसमें आज भाग किया गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, जी कैंडल मार्च में भी आज भाग लेते हुए नजर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो युवा 90 साल के बुजुर्ग है, 90 साल के बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग अभी वो 26 साल के जवान की तरह नारे लगा रहा था। और पहली बार आज जो है जम्मू में इस कैंडल मार्च के दौरान युवा पीढ़ी ने एलजी गो बैक की नारे भी लगाई। ये हमने बहुत कम सुना है, ये अभी तक कभी नहीं सुना था। आज एलजी गो बैक के नारे जो एप्टेक कंपनी ने रुलाया है और इसमें सरकार ने रुलाया है, ये एप्टेक कंपनी का कसूर नहीं है। कहीं न कहीं आरोप जिस तरह से पब्लिक में हर जगह पे इस वक्त यही बात हो रही है कि कहीं न कहीं ये सरकार का कोई ऐसा आदमी है जो इसमें मुलविस है, तो आरोप लगाते ही करप्शन का मामला, सीधी सी बात है। देखिए हमारा काम है पब्लिक सरकार को सही ग्राउंड सिचुएशन बताना। हर जगह पे आरोप लगते हैं कि क्यों इतनी हठधर्म है सरकार, तो वो हठधर्मी के पीछे की कहानी बता रहे हैं कि शायद करप्शन है और शायद सरकार का कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है, इस कारण इस एप्टेक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये जो है ये मामला जो है, और आज पहली बार ये नारे लगना, और जिसमें फारूक अब्दुल्ला आए थे, फारूक अब्दुल्ला के सामने नारे लग रहे थे। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी, आप जानती हैं महबूबा मुफ्ती फायर ब्रांड है, महबूबा मुफ्ती की तो जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। और महबूबा मुफ्ती अब देखना है क्या कुछ निकल के आता है इस जो कच्ची छावनी में अभी कैंडल मार्च लेता, इसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, सरकार
लेती है, ऑल ये बहुत पार्टी बड़ा मीट सवाल रखी होता है। गई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हुए नजर आए कि सिर्फ और सिर्फ ये महज एक फोटो शूट था और टीआरपी बटोरने की कोशिश की गई। क्या जरूरत है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देखिए टीआरपी की, क्योंकि उन्हें काउंटर भी किया गया है। देखिए बीजेपी के लोग इस वक्त, देखिए एक चीज हमें माननी पड़ेगी, बीजेपी की जो सिचुएशन जम्मू में थी वो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से जब बीजेपी को ग्राउंड सिचुएशन पता चल रही है तो उसके बाद अब वो हाथ पैर मारते हैं तो डूबते को तिनके का सहारा की ही बात करें। जिस तरह से उनकी हम्म, पार्टी की पोजीशन खराब हो रही है उसमें अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। डूबते जिस तरह वो बता रहे फोटो सेशन था, ये था। फारूक अब्दुल्ला जैसा नेता जो नेशनल लेवल का लीडर है, जिसको दिल्ली में जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी है, तो ये समझ लीजिएगा जेड प्लस सिक्योरिटी जिस लीडर को, वो नेशनल लेवल का लीडर है, तो वो लीडर जब कहीं जाता है तो वहां पे फोटो सेशन या हम कहें फारूक अब्दुल्ला जैसा लीडर फोटो सेशन नहीं कर रहा है, तो ये डूबते को तिनके वाली बात है बीजेपी के लिए। और बीजेपी को इसमें मंथन करना चाहिए कि हमारी ये हालत जो हो रही है ये क्यों हो रही है और इसके कारण क्या है, उसको उसमें मंथन करना चाहिए। ऊपर ऊपर से वो दिखावा कर रहे हैं लेकिन जमीन बीजेपी के पांव तले से खिसक रही है। जो कुछ भी मामला हुए हैं पिछले 4-5 महीने से, क्योंकि सरकार जहां पे गलत करती है या सरकार का जहां कहीं पे भी पब्लिक को ग्रीवियंस होता है वो सारा जो ठीक रहा है वो बीजेपी के माथे होता है। तो इसलिए बीजेपी कुछ जश्न मनाएगी कि ये है वो है, हालात बीजेपी के अच्छे नहीं है। ठीक है सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऑल मीट हुई है उसमें अब देखना ये होगी किस तरह से कार्रवाई होती है। क्योंकि साफ तौर पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर ऑल पार्टी मीट के जितने भी नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर मिलते हैं तो हरी झंडी वहां से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि हालात बिल्कुल सही है, अच्छे से यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई फरमान आना यहाँ पर आप देखिए बन सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मीटिंग होती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बयान सामने आता है या इलेक्शंस को लेकर कोई अपडेट सामने आती है, ये बड़ी बात है। आप देखते रहिए Cricket 24/7।